चलिए, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम। एक बार फिर सब सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फिर साथियों, इससे पहले देखिए आपका ना सेशन 5 तक हो गया था। आज हमारा होगा सेशन 6 होगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। तो देखिए, जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं ना फिर साथियों, आप सभी अपना जो है फेसबुक पे जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना। पूरा टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज को करते क्लास को स्टार्ट। तो आज का हमारा पॉइंट है क्या, HDI। इसको क्या बताए थे? HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है? इंडेक्स, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट में यानी कि HDI में 177 यानी कि 177 देशों के HDI की गणना की गई है। किसमें? यदि क्वेश्चन पूछेगा कि HDI में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास रिपोर्ट में कितने देशों के HDI के बारे में बताया गया है? तो 177 देशों के HDI के बारे में बताया गया है। अगला है HDI में भारत का 126वां स्थान है। क्वेश्चन पूछेगा कि HDI में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो 126वां स्थान पे हमारा भारत आता है। भारत का HDI का मूल्य कितना है? 0.0611 है। अगला है कि HDI में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अर्थात मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर जो है ना हमारा नॉर्वे आता है और सबसे नीचे हमारा क्या होता है? नाइजर आता है, जो कि 177वां स्थान पे आता है, मतलब 177वां स्थान पे आता है, सबसे नीचे आता है। तो याद रहेगा, HDI में सबसे ऊपर कौन सा देश आता है? नॉर्वे आता है, और सबसे नीचे 177 स्थान पर कौन आता है? हमारा नाइजर आता है। और यदि यहाँ पे एक इंपोर्टेंट चीज आपका है, ये वाला चीज है कि भारत का HDI में भारत का स्थान क्या है? तो 126वां स्थान है भारत का। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कैसा देश है? तो प्यारे बच्चों, भारत जो है ना हमारा विकासशील देश है, विकासशील देश है। भारत हमारा क्या है? विकासशील देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी कि NHDR यानी कि नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको आंसर बताना है योजना आयोग के द्वारा। और याद रखना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पहले बच्चों प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? योजना आयोग का नाम बदलकर जो है ना बच्चों नीति आयोग रखा गया था, नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन थे? वही थे आपका प्रधानमंत्री। क्लियर है सबका? चलिए अगला है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी किया गया था। यदि क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय मानव विकास पहली बार कहां पे जारी किया गया था, तो दिल्ली में कब किया गया था? तो सर 13 अप्रैल 2002 को जारी किया गया था पहली मानव विकास रिपोर्ट। अगला है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर केरल आता है, जो कि प्रथम स्थान पर हमारा केरल राज्य आता है, और सबसे नीचे हमारा बिहार आता है, जो कि हमारा 28वां राज्य पर है। तो इसी कारण से नीचे आने के कारण से यानी कि राष्ट्रीय मानव विकास के अंतर्गत जो है ना हमारा जो बिहार जो राज्य है यह हमारा 28वां स्थान पर आता है। और आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो सबसे पहला राज्य कौन है? सबसे आगे कौन आता है हमारा प्रथम स्थान पर? तो हमारा आता है केरल। सबसे 10 टॉप में हमारा कौन आता है भाई? केरल आता है। और सबसे नीचे जो है कौन आता है? हमारा बिहार आता है। कौन स्थान पर? तो 28वां स्थान पर आता है हमारा बिहार। तो इसलिए सबसे नीचे गिरने के कारण से बच्चों बिहार को ना एक पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। कौन राज्य? बिहार को एक पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है, पिछड़ा राज्य है।
अभी आपको बताएंगे कि आखिर बिहार जो पिछड़ा राज्य बना हुआ है इसका वजह क्या है। तो यार ध्यान देना है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन सा राज्य आता है, तो केरल आता है, प्रथम स्थान पर आता है। और सबसे नीचे कौन आता है, अपना बिहार आता है, 28वां स्थान पर आता है। अगला आते हैं बीमारू। देखिए बीमारू, BIMARU, BI से बच्चों आपको होता है बिहार, यानी कि बिहार हमारा बीमारू राज्य है। M से हो गया आपका मध्य प्रदेश, यानी कि हमारा मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य के अंतर्गत में आता है। देखिए यह मान लिया जाए हमारा बीमारू क्षेत्र है, यह कौन है, बीमारू राज्य का क्या लिमिट है। तो इसमें बीमारू राज्य में कौन आता है, तो हमारा बिहार कौन राज्य है, तो बच्चों बिहार हमारा बीमारू राज्य है। उसके बाद कौन है, MA से हो गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भी कौन है बच्चों, मध्य प्रदेश भी हमारा ना एक बीमारू राज्य की गिनती में आता है। उसके बाद A से होता है आसाम, आसाम जो है जिसको आप सभी असम भी कहते हैं, आसाम भी जो है हमारा एक बीमारू राज्य में आता है। उसके बाद राजस्थान, 8 से क्या होता है आपका राजस्थान, राजस्थान बच्चों राजस्थान भी क्या है, एक बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद U से आपका उत्तर प्रदेश भी होता है, U से उड़ीसा भी होता है। तो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ये सभी हमारा किस में आता है, बीमारू राज्य में आता है। ये सभी बीमारिया राज्य, बीमार है, बीमार समझते हैं ना, यानी कि वह क्षेत्र वह राज्य जहां पर सही से विकास नहीं हुआ है, जहां पर हर बार पानी, सुखाड़, भूकंप वगैरह वगैरह आते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीमारू क्षेत्र कहते हैं। जैसे बात करेंगे ना विशेष तौर पे बिहार का ना, बिहार में जो ना प्रत्येक वर्ष बाढ़ पानी आता है, बाढ़ पानी के बाद फिर सुखाड़ आ जाता है, किसानों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाता है। यानी कहने का मतलब हो प्यारे साथियों कि हमारा बिहार जो है, जितना भी राज्य का नाम लिए हम, कौन कौन, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सब है ना, ये सभी हमारा क्या है, बीमारू राज्य है। यहाँ सबका एक क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य नहीं है, उनमें से 3 को ऐसा होगा कि जो बीमारू राज्य होगा और एक ऐसा होगा जो कि बीमारू राज्य आपका नहीं होगा। तो याद रहेगा ना। तो बीमारू राज्य में कितने राज्य आते हैं, आपका आता है कितना, 6 राज्य, 1 2 3 4 5 1 6 राज्य आते हैं। 6 राज्य क्या हमारा बीमारू राज्य है। चलो अब आते हैं आधारिक संरचना क्या होता है। देखिए आधारिक संरचना का अर्थ क्या होता है, यानी कि विकास का वह स्तर जिसके माध्यम से किसी भी राज्य या किसी भी देश का क्या होता है, आर्थिक प्रगति होता है, विकास होता है, उसको क्या बोलते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। यहाँ देखिए बोलता है कि वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार हैं उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे कि बिजली है ना, देश को आगे बढ़ने के लिए एक बिजली चाहिए ना, करंट चाहिए, बिजली चाहिए, ताकि फैक्ट्री में क्या होगा, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सब बनेगा, बिजली चाहिए ताकि आपको हम पढ़ा पाए ऑनलाइन, है ना। तो देश को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, ये आधारिक तत्व चाहिए, बिजली चाहिए, एक अच्छा स्कूल चाहिए ताकि बच्चा पढ़ेगा तो उसका आधारिक संरचना क्या होगा, आगे बढ़ेगा, वह देश या राज्य वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, बच्चे सब अच्छे करेंगे, पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे, है ना। इस सभी के हमारा क्या आता है, आधारिक संरचना में आता है। कॉलेज हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा, इसका तो होना जरूरी है, क्योंकि मान लिया अस्पताल नहीं होगा तो आदमी सब बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए, देखिए देश के आर्थिक विकास के लिए बिजली भी होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद स्कूल कॉलेज तो खैर होना ही चाहिए, स्कूल कॉलेज होगा तभी तो बच्चा पढ़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। उसके बाद क्या चाहिए, अस्पताल चाहिए। मान लिया किसी कारणवश आदमी बीमार पड़ गया, कोई महामारी फैल गया, जैसे कि कोरोना वायरस फैल गया था, अगर मान लिया उसका एंटीवायरस नहीं निकलता तो देश का लोग सब क्या होते हैं, ऐसे ही मर जाते। जब आदमी ही मर जाएगा तो देश को चलाएगा कौन, देश को आगे बढ़ाएगा कौन। तो इसलिए क्या चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, परिवहन, एक आने जाने एक अच्छा साधन भी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, संचार, बैंकिंग सेवा भी होना। संचार का मतलब क्या होता है, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, दूरदर्शन हो गया, ये सभी भी चाहिए। उसके बाद बैंकिंग सेवा चाहिए, बैंकिंग भी चाहिए, बैंक वगैरह भी चाहिए। इसलिए हमारा क्या होता है, आधारिक संरचना होता है, यानी कि जिस संरचना के बल पर देश या राज्य आगे की ओर तरक्की करता है, बढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे देश को तरक्की करने के लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए, एक अच्छा ऐसा कॉलेज स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, है ना, ये सभी चाहिए। इन सभी के बदौलत ही हमारा देश या राज्य आगे बढ़ सकता है, उसका विकास हो सकता है।
तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आधारिक संरचना कहते हैं। क्लियर है सबका। अगला है कृषि जनित उद्योग। कृषि जनित का मतलब होता है कि ऐसा उद्योग जिससे कि कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। क्या है? ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कृषि जनित हो जाएगा, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, आम से अचार बनाते हैं ना, वो कहां से, कृषि से आता है। टमाटर से सॉस बनाते हैं, इसमें कहां से, कृषि से आता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कृषि जनित उद्योग अर्थ होता है कि ऐसा उद्योग जिसमें उत्पादन के लिए कृषि का हेल्प लेते हैं, कृषि से सामान मंगाते हैं। जैसे हमें बिस्कुट बनाना है तो कृषि से क्या लेना पड़ेगा, हमें गेहूं लेना पड़ेगा, मकई लेना पड़ेगा, पापड़ बना देंगे, है ना। तो इस सब हमारा क्या है, कृषि जनित उद्योग में आता है। ऐसा उद्योग, देखिए ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है, किसानों से कच्चा माल के रूप में लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम जो है ना क्या किए, एक मूढ़ी का फैक्ट्री खोल दिए, मूढ़ी समझते हैं ना, भुज्जा, उसका फैक्ट्री खोल दिए। तो उसके लिए हमें क्या, चावल चाहिए। तो चावल कहां से आएगा, धान कहां से आएगा, तो कृषि से आएगा। तो ऐसे उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। यानी एक बात पहले साथियों कि यानी कि ऐसा उद्योग जिसमें कि कृषि अपना कच्चा माल देकर उसका योगदान करते हैं, कच्चा माल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा है मानव की मूलभूत आवश्यकताएं। देखिए मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है वह 3 ही था, एक रोटी, कपड़ा, मकान। आदमी को क्या क्या चाहिए, एक रोटी। रोटी का अर्थ होता है कोई भी भोजन जो हम लोग खाते हैं, है ना, रोटी। उसके बाद कपड़ा, कपड़ा का मतलब होता है वस्त्र, जिससे कि अपना इज्जत को ढक सके। उसके बाद चाहिए मकान। मकान का मतलब, अब ऐसा नहीं कि मकान का मतलब ईंट का ही मकान चाहिए। मकान का अर्थ होता है कोई भी झुग्गी झोपड़ी भी हो सकता है, बड़ा मकान भी हो सकता है। सर को छिपाने के लिए एक आश्रय, एक जगह चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकान कहते हैं। यहाँ पे इसमें झोपड़ी भी हो सकता है, झोपड़ी जिसको हम अपना भाषा में क्या कहते हैं, घर भी कहते हैं। तो पहले मानव की, ऐसे भी मानव का मूलभूत आवश्यकता कितने हैं, 3 है। कौन कौन, रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावे कुछ आता है। अगर इन तीनों में से कोई एक तो गायब हो जाएगा ना प्यारे साथियों, तो मानव का मूलभूत आवश्यकता खत्म हो जाएगा, मानव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि मानव को हम रोटी नहीं देंगे, कपड़ा भी देंगे, मकान भी देंगे, तो क्या कोई भूखे जिंदा रह सकता है, भूखा जिंदा नहीं रहेगा। यानी कि उनका मृत्यु हो जाएगा 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 6 महीने के बाद उसका नाश हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, उसको रोटी चाहिए, यानी भोजन चाहिए। मानव को जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। उसके बाद कपड़ा, यदि कपड़ा उसको अगर ना देंगे ना, तो क्या मानव नंगा घूमेगा, क्या नहीं घूमेगा। उसका भी इज्जत होता है, उसका मान सम्मान होता है ना। उसके लिए क्या चाहिए, इज्जत को ढकने के लिए क्या चाहिए, मानव को कपड़ा चाहिए। कम से कम आवश्यकता कपड़ा हो गया। उसके बाद हमारा क्या, मकान। मान लिया जाए घर नहीं रहेगा तो लोग कहाँ रहेगा, कितना धूप में बरसात रहेगा, उसके लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। तो मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, एक रोटी, एक कपड़ा और एक मकान। क्लियर है सबका। इसके बाद और सब बाद में आपका मोटरसाइकिल हो गया, BMW हो गया, है ना, ये सब इसके बाद आता है। लेकिन मानव का जो न्यूनतम आवश्यकता है वह क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान है। इसके अलावे ही आदमी कुछ और करता है, ठीक है ना। ऐसे तो मानव की इच्छाएं बहुत सारे हैं। रोटी कपड़ा मिलने के बाद जो है ना, आदमी बड़ा सा बंगला बना रहा है, कार ले रहा है, मोटरसाइकिल ले रहा है, उसका इच्छा अलग है, वो अलग बात है। तो लेकिन कम से कम इतना 3 चीज चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर हो, सबके लिए तीनों चीज अनिवार्य है। कौन कौन, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद में देखा देगा कुछ भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं गरीबी रेखा क्या होता है। बोलते हैं गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है। गरीबी रेखा जो है ना, एक क्या काल्पनिक रेखा है, खींचा गया है कि वह ना, मतलब एक गरीबी है। अगर आय कम है, केवल खाना पीना खाता है तो वो गरीब में आता है। जिसका आय ज्यादा है, खाना पीना खाने के बाद बैंक बैलेंस भी उसका हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या, अमीर कहते हैं। बस ये काल्पनिक रेखा हमारा है। बोलता है इस रेखा के नीचे लोगों को गरीब रेखा के नीचे यानी कि BPL माना जाता है, और गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर में देखा जाता है। APL का मतलब होता है अप्रूव पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर
उसके बाद बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे। कहने का मतलब हुआ कि गरीबी रेखा का मतलब क्या होता है, देखिए आपको अपना मतलब समझाते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ कमाता खाता है, जिसके पास थोड़ा मोड़ा पैसा है और कोई दुर्घटना घट गया तो अपना इलाज कर सकता है, उसको गरीबी रेखा के नीचे कहा जाता है। और जिसके पास कमाने खाने जो कमाता खाता है, जिसके पास की पैसा वगैरह है, एकदम ऐश मौज से जीता है, जिसके पास की 2 लाख 10 लाख बैंक बैलेंस भी है, वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ के होता है। और जिसके पास उतना बैंक बैलेंस नहीं होता है, जो केवल कमाता है, मजदूरी करता है तो खाता, अगर मजदूरी नहीं करेगा तो वह जो है ना नहीं खा पाएगा, भूखे उसको सुना पड़ेगा। तो ऐसे रेखा को, ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा के नीचे कहते हैं। जिसके पास की प्रॉपर्टी है, जिसके पास की अच्छा भोजन जो खाता है, खाने के बाद जिसके पास की बैंक बैलेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गरीब नहीं कहेंगे, उसको थोड़ा हम गरीब से ऊपर लेवल में कहेंगे, उसको अमीर में उसको कहेंगे। चलिए अब आते हैं योजना आयोग। आपको बताए थे ना, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग का नाम को बदलकर क्या रखा गया था, नीति आयोग रखा गया था। क्लियर है सबको? तो योजना आयोग के अनुसार से ग्रामीण क्षेत्र में 24 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 21 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधारित होता है। यानी कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि 24 कैलोरी से अगर नीचे आय होता है उसका, तो वह गरीबी रेखा में होता है। और शहरी क्षेत्रों में यदि 21 कैलोरी से क्या होता है, नीचे होता है प्रति व्यक्ति, वो गरीबी में आता है। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें लोगों को जो है ना खाने के लिए, सभी लोगों को खाने के लिए भोजन प्राप्त किया जाता है। चलिए यहाँ पे हमारा PDS यानी कि पब्लिक मतलब होगा सार्वजनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, यानी पब्लिक के बीच में जो बांटने का सिस्टम होता है, जो तरीका होता है, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बांटना। प्रणाली का मतलब सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, मतलब बांटने का तरीका होता है। चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए देखिए, जब देश में गरीबी आ गया था तब जो है ना एक गरीब मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक योजना बनाया गया था, जिसका नाम हमारा क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके अंतर्गत में जो है ना लोगों को 365 दिन में, यानी एक साल में आपका होता है 365 दिन, तो 365 दिनों में से कम 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान किया गया था। यदि काम नहीं हो चलेगा ना, फिर भी आपको 100 दिन का मजदूरी दिया जाएगा साल भर में। यदि काम चलेगा तो कोई बात नहीं, आपको खैर काम मिलेगा तो आपको तो पैसा मिलवे करेगा। लेकिन हाँ, यदि काम आपको अगर हम नहीं दे पाएंगे, सरकार कहती थी, सरकार का कथन था, यदि आपको मान लीजिए कि आपको हम काम नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, तो फिर भी आपको 365 दिन में 100 दिन का मजदूरी आपको मुफ्त में दिया जाएगा। ऐसा इस योजना में बनाया गया था तरीका, मतलब इसमें जो ना एक अधिनियम बनाया गया था। बोलता है कि नरेगा को मनरेगा भी कहा जाता है। बोलता है नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। इन नरेगा जो है ना ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का क्या था, एक राष्ट्रीय योजना था, एक सरकारों का योजना था। बोलता है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम, साल का मतलब हो गया बच्चों 365 दिन। एक साल में कितना होता है, 365 दिन। तो यानी कि साल में कम से कम, अर्थात 365 दिन में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। कि यदि आपको, सरकार का कथन था, मतलब इस योजना में नियम बनाया गया था, यदि मान लीजिए सरकार के पास काम न रहे, काम खत्म हो जाए, तो फिर भी मजदूर को जो है ना कम से कम 365 दिन में 100 दिन का मजदूरी फ्री में दिया जाएगा, उसको काम दिया जाएगा। अगर काम मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको काम तो मिल रहा है तो आप काम कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। यदि मान लिया जाए किसी कारणवश काम खत्म हो गया या फिर किसी कारणवश साल भर काम नहीं हुआ, ठीक है ना, उस परिस्थिति में मजदूर तो भूखे रह जाएगा। तो इसमें नियम बनाया गया था क्या, नरेगा योजना में, है ना, इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में, यानी कि नरेगा योजना में बनाया गया था नियम क्या, कि इसमें लोगों को, मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन का मतलब वेतन, मतलब उसको मजदूरी दिया जाएगा। चलिए नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। इन नरेगा को जो है ना विश्व का सबसे बड़ा मजदूरों का एक योजना माना जाता है, जिसमें कि मजदूर जो है ना एकदम
आराम से काम कर सकते हैं। यदि काम नहीं मिला तो फिर भी उसको 100 दिनों का मजदूरी उसको दिया जाएगा। नरेगा जो है ना 2006 में लागू हुआ था। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यानी 2006 में यह नरेगा के नाम से योजना को चालू किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के नाम पे हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा ये मनरेगा योजना जो है ना किस महापुरुष के नाम से जुड़ा हुआ है, तो बताना है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ था। बाद में 2009 में यानी कि 3 साल बाद जो है ना इसका नाम को बदल दिया गया। तो उसका जो है ना मनरेगा का नाम को चेंज करके क्या रखा गया, सॉरी नरेगा का नाम को चेंज करके क्या रखा गया, मनरेगा रखा गया। ठीक है। रघुवंश प्रसाद सिंह को जो है ना मनरेगा का मैन कहा जाता है। मनरेगा मैन किसे कहा जाता है, रघुवंश सिंह को कहा जाता है बच्चों। चलिए आते हैं बिहार के विकास की स्थिति। अब जानते हैं कि बिहार के विकास की स्थिति क्या है। ऐसे तो हम लोगों को पता है कि बिहार हमारा क्या है, पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर तो ना सही से आदमी रोजगार मिलता है। देखते हैं ना युवा सब, अगर कोई भी फॉर्म वगैरह निकलता है जॉब का, अगर मान लिया जाए 20,000 फॉर्म भराता है उसे मात्र 2,000 को जॉब मिलता है, बाकी सब बेरोजगार है। अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की स्थिति कैसा है। यदि मान लिया जाए कि 1 लाख फॉर्म भराएगा ना बच्चों, 1 लाख अगर मान लिया जाए कि 10,000 का वैकेंसी निकला है ना, यदि 10,000 का वैकेंसी निकला तो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख तक क्या फॉर्मे भराता है। उसमें से पता है कितना जॉब मिलता है, मात्र 10 लाख को जॉब मिलता है, सॉरी 10,000 को जॉब मिलता है। उसमें भी लगभग आपका 10,000 है ना, लगभग उसमें 50% बोलिए ना सीट पहले से बुक हो जाता है। इसका जान पहचान है, पैसा को लेकर बचता है कितना 50%। उस पर भी उसको लिया जाता है जो कि एक्सीलेंट मारता है, उस पर भी घूसखोरी चलते रहता है। ऐसा हमारा बिहार का स्थिति है। ये तो आपको बता देते हैं एक चीज कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार में जो युवा है उसमें टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं। आजकल जो है ना पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं मिलता, क्या करेगा, बस ऐसा बैठा हुआ है। क्योंकि सरकार के पास तो उतना तो व्यवस्था है नहीं रोजगार देने के लिए। बस ऐसे ही कोई पान का दुकान खोल लेता है, कोई बस हम ही लोग की तरह जो है कोचिंग खोल लिया, लाचारी में क्या करेगा, मजबूरी था। तो आइए बिहार के विकास के बारे में जानते हैं कि इसका स्थिति क्या है। बोलते हैं बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बिहार जो है ना अभी से लेकर प्राचीन काल तक बिहार गौरवशाली प्रांत था, जहां की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही बिहार है जहां पर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महावीर स्वामी ने शांति का संदेश इसी बिहार वासियों को दिया था। सोचिए ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे बिहार में जन्म लिए थे, फिर भी हमारा बिहार क्या है, गिरा हुआ है, पिछड़ा हुआ राज्य। जिसे चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारा मौर्य वंश का पहला सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पोता अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त जो था यह मौर्य वंश का पहला सम्राट था। जब आप 12th में पढ़ेगा वो पता चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, मौर्य वंश का पहला सम्राट था। उसके बाद मौर्य वंश का दूसरा सम्राट जो हुआ, इसका बेटा हुआ था बिंदुसार। कौन हुआ था, बिंदुसार। फिर इसका बेटा हुआ अशोक, इसका बेटा कौन हुआ, अशोक। तो सोचिए, तो इसका तो यह अशोक पोते ना हुआ। देखिए ये बेटा, इसका बेटा, इसका क्या हो, पोता हो गया ना, हो गया। चलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, प्रतापी राजा था। अशोक जो था शेर शाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह जो बिहार के ही हैं। देश रत्न हमारा जो है ना राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म इसी बिहार में हुआ था। इतने महान पुरुष सब बिहार में जन्म लेने के बावजूद भी आज हमारा बिहार का स्थिति जर्जर है, हमारा बिहार का स्थिति खराब है। बिहार को पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। बस बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन जो 1917 में किया था, बिगुल फुगा था। 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी जी क्या अपना आंदोलन किए थे, जो कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर वह चंपारण गए थे और वहां पर जो नील है गोरे अंग्रेज जो थे, जो कि नील की खेती करवाते थे, उनको भगाया था। ऐसे से महान पुरुष जो कि अंग्रेजों को भगा दिए, लेकिन बिहार को सुधार नहीं पाए। बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था।
लोकनायक, बिहार का जो लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। इन्होंने बिहार में छात्र आंदोलन को संपन्न किया था, छात्र आंदोलन को जो है ना शुरू किया था, उसको भली भांति उसको मतलब पूरा भी किया था। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बिहार में जन्म लिए हैं, फिर भी हमारा बिहार की स्थिति क्या है? बहुत ही जर्जर है। लोकनायक भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार में ही हुआ है, लेकिन वही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, अशांति का माहौल है। मतलब यही हमारा बिहार है जहां पर कैसे महान सब पुरुष जन्म लिए थे, लेकिन आज इसी बिहार की स्थिति ना जर्जर हो गया, बहुत ही खराब हो गया। यहाँ देखिए बिहार कई तरह की समस्याओं का शिकार हो चुका है, जैसे गरीबी, सिर्फ रोजगार नहीं मिलना, गरीबी फैल रहा है, जनसंख्या फैल रहा है, गरीबी फैल रहा है, रोजगार आदमी को पता ही नहीं चलता है। लाचारी युवा सब क्या करता है? पढ़ लिख कर क्या करता है? जॉब नहीं होता है तो वही पान का दुकान खोल लेता है, तो दूसरा रास्ता चल जाता है कमाने के लिए, बेकार हो जाता है, सब पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं रहता है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, हमारे बिहार में ना ये भ्रष्टाचारी जिसको घुसखोरी कहते हैं, कालाबाजारी कहते हैं, पूरा भरा हुआ है। आज बताते हैं आपको हम कि युवा सब जो जितने गरीब छात्र हैं, आपको मैं दावे से कह सकता हूं, यदि आप इस बात से मेरा सहमत होंगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हाँ सर जी आप सही बोल रहे हैं। आप हम दावे से कह सकते हैं कि जितना टैलेंट एक गरीब मजदूर के बेटा बेटी में होता है ना, उतना एक रईस में नहीं होता है। लेकिन फिर भी आज रईस आगे क्यों है? उसके पास पैसा है, वो पैसा से सिर खरीद लेता है। एग्जाम देने से पहले उसके पास में क्वेश्चन शीट आ जाता है, तो क्या करेगा बिहार? क्या आगे बढ़ेगा? और हम गरीब सब टैलेंट होने के बाद भी, टैलेंट है, एजुकेशन भी अच्छा, हर चीज है, हर जगह फर्स्ट ही करते हैं बिहार के छात्र सब, लेकिन फिर भी जब पारी आता है नौकरी का, दौड़ उड़ हर चीज निकाल लेता है, लेकिन जब जाता है ना क्या बोलता है? बेटा मिठाई लाया है 3 गो मिठाई, मतलब 3 लाख, 5 गो मिठाई लाया 5 लाख। बोले बाबू मेरे पास नहीं है, ठीक है तुम जा बाहर, तुमको बाद में बुलाएंगे। बाद में क्या बोलेगा? उसको बाहर छोड़ देता है। आजकल उसी का वैल्यू होता है जिसके पास पैसा होता है, ठीक है ना। तो आज गरीब लड़कों लड़कियों के पास ना टैलेंट, हुनर काफी तो कूट के भरा हुआ है, लेकिन पैसा का अभाव से, अर्थव्यवस्था के अभाव से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए ना एजुकेशन तो चाहिए, साथ में पैसा भी चाहिए भैया, और पैसा नहीं रहेगा तो कोई एजुकेशन का महत्व नहीं रहता है। एजुकेशन का महत्व रहता है, लेकिन अभी एक कथा बहुत प्रचलित है, पता है क्या? बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जिसके पास जो ना पैसा है ना वही बाबू भैया, इसके पास नहीं है, आपके पास कितना ज्ञान है अपने पास रखिए, ऐसा होता है बोलता है। और यहाँ अशांति का माहौल फैला हुआ है, एकदम पूरा भ्रष्टाचारी होते रहता है, अशांति। बोलता है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। हमारे बिहार में भले खनिज नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे जाकर आपका भूमि है, यानी कि किसान कृषि वाला क्षेत्र। बता दो आपको बिहार में बच्चों, बिहार में 80% लोग कृषि वाले काम करते हैं, और 60% क्षेत्र पर लोग 80% क्या करते हैं? कृषि वाले काम करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा बिहार की स्थिति क्या है? बिल्कुल डेंजर है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। आज हमारा बिहार जो है ना अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। इसलिए ना क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आता है, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? हम लोग खूब खुशी मारते हैं बिहार को, पता है, खुशी आंसर तो सही कर दे ना, लेकिन सोचिए कितना मतलब अपमान की बात होता है कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बिहार के बारे में कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। हमारे बिहार में इतना तो गिराया जाता है क्वेश्चन तक पूछ के, सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या बच्चों? आखिर बिहार जो पिछड़ा जो है, गिरा हुआ जो, इसका वजह क्या है? पहला है क्या? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारा बिहार का जो ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जनसंख्या। देखते हैं ना बच्चा सबका से जॉब नहीं होता है, शादी ब्याह करा देता है, कोऑपरेट से लेकर भाग जाता है, वहां से जनसंख्या फैलना हो गया शुरू। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 जनसंख्या फैलना शुरू हो गया। कमाने वाला तो है नहीं, एगो कमाने वाला 10 टू खाने वाला, तो आगे कैसे बढ़ेगा भैया, है ना। तो इसलिए ना कहा जाता है हम दो हमारे दो होना चाहिए, है ना, 2 गो से बेसी नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का मतलब होता है न सिर्फ यहाँ पे वाहन है, ना हॉस्पिटल अच्छा है,
ना अच्छा मेडिकल है, ना अच्छा स्कूल है। भैया क्या बोले, स्कूल का नाम लेते हैं ना वो गुस्सा चढ़ जाता है। मेरा भी बगल में स्कूल है, मैडम सब ना कुर्सी पे टेम चढ़ा के बैठ के गप करते होता है। क्या पूरा घर का गप जो है ना स्कूल में करने के लिए आई है। बच्चों से चाय मंगवा के पीती है लेकिन बच्चों को पढ़ाती नहीं है। ऐसा स्थिति हमारा जो है बिहार का। हम बोलते हैं ना कि अगर दम किसी टीचर में, स्कूल का टीचर में है तो आके जो ना जिसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, आके पढ़ा के दिखा दे। मतलब बीच में फंस जाएगा, ई हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं सही से नहीं पढ़ा पाएगा, हम गारंटी से बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलते सब टीचर के बारे में नहीं बोलते, हम जो किस तरह से करते हैं ना उनके बारे में कहते हैं। पर यदि आपको पैसा मिलता है ना, हम बता देते हैं, यदि आप सरकारी स्कूल टीचर अगर होंगे तो बुरा आपको लगता होगा। यदि रियल में यदि आप एक अच्छे ईमानदार शिक्षक या शिक्षिका होंगे ना तो कभी भी अपना जो ना टाइम व्यर्थ मत गवाइएगा। विद्यार्थी को पढ़ाइए, क्योंकि विद्यार्थी बहुत उम्मीद से, बहुत जो है ना आशा से आपके पास पढ़ने के लिए आता है स्कूल में। ऐसा नहीं केवल हाजिरी बना दिया तो हो गया पढ़ाई, ऐसा नहीं होता। आपको उसको पढ़ाइए। जिसमें हम लोग पढ़ा करते थे ना, जाकर ऑफिस में बेटा से बैठी रहती थी, ज्यादा बुला बुला पढ़ते थे। और कुछ हम लोग थोड़ा कुछ एडवांस प्रकृति के विद्यार्थी थे, अगर नहीं बना तो तौर पर भी करते थे हम लोग। चलिए, तो यहाँ आधारित संरचना का अभाव, ना सही से स्कूल है ना सही से कॉलेज है। देखते हैं ना आजकल जो बच्चा ग्रेजुएशन करता है, जहाँ 3 साल वर्ष का जो है ना कोर्स होता है ग्रेजुएशन, 5 साल लगता है, 4 साल तो पल से लग जाता है। तो क्या होगा, आप विद्यार्थियों के लिए ना एक साल महत्वपूर्ण होता है, खासकर लड़कियों के लिए। जैसे जैसे उम्र होता है ना, माँ बाप का चिंता बढ़ता है। अगर इस पर अगर अमल नहीं किया जाएगा ना, इस पर अमल नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी ना ग्रेजुएशन पर, मतलब कैसे कोई भी ग्रेजुएशन छोड़िए ना, कोई भी एग्जाम का हल वही है। कभी क्वेश्चन लीक तो कभी ई कभी वो, ऐसे होते रहता है। हटाइए, क्या करेंगे ज्यादा बोल के। कृषि पर निर्भरता, आज बिहार के 80% जनसंख्या कहाँ पर निर्भर करते हैं, किसान पर, कृषि पर निर्भर करते हैं। उसमें भी घर का बेटा बेटी ना हाथ में बटाता है। अगर पापा चले गए खेत काम करने के लिए, खाना लेकर नहीं जाएगा, लाज लगता है। यदि खेत से पापा साथ में आएगा ना तो पापा वहां दूर में है, बेटा बेटी बहुत ऐसे दूर में जाएगा, आस्ते आस्ते जाएगा, तो कोई चिन्ह नहीं कि उसका बेटा बेटी है, क्योंकि वो तो गंदा ना उसका शरीर है, मेरा क्या गोरा चिकना है। ऐसा स्थिति होता है। आजकल के युवा जो ना सही से हिल के जो ना काम नहीं करता है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा, हमारा बिहार तो पिछड़ा होगा ही, सिंपल सी बात है। बाढ़ तथा सूखा से क्षति, बाढ़ से जो बाढ़ पानी आता है बिहार में, उससे तो जान माल क्षति होता है, फसल तो नुकसान होता ही है, घर द्वार नष्ट होता है। बाढ़ पड़ जाने के बाद सुखाड़ भी आ जाता है, जमीनों बंजर हो जाता है, जिससे फसल नहीं होता है। एक तो पहले फसल हुआ तो उसको होने दिया नहीं, बाढ़ पड़ने उसको डुबा दिया। दूसरा जब फसल लगाया तो उसको जला देता है, धूप ऐसा हो जाता है। यानी कि बिहार में बाढ़ की समस्या, सुखाड़ की समस्या, ये आपदा हमेशा चलते रहता है। तो बिहार आगे बढ़ेगा कैसे। अगला है औद्योगिक पिछड़ेपन। आज बिहार में सही से एक फैक्ट्री भी नहीं है जहां पर कि 10 मजदूर 20 मजदूर काम करके जी सके। हाँ, अभी ना कुछ ऐसा फैक्ट्री है जैसे कि ईंट भट्टा होता है ना, वो सब है जिससे कि मजदूरों का जान बचा हुआ है। अगर किसी गांव में अगर एक ईंट भट्टा का अगर एक ईंट भट्टा बैठा हुआ है, चिमनी बैठा हुआ है ईंट बनाने वाला, समझते हैं ना, अगर एक ईंट भट्टा बैठा हुआ है तो लगभग 200 से 300 मजदूर वहां का जो आराम से जो काम कर लेता है। अगर मान लीजिए किसी गांव में अगर 5 भट्टा है तो समझ लीजिए कि गांव का लगभग आदमी उससे अपना जीविका उपार्जन कर सकता है। तो हमारे बिहार में ना उतना से औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं है जो कि लोग जाके काम कर सके। इसलिए तो आजकल के युवा सब जो है ना एग्जाम मैट्रिक का देता है, इंटर का देता है, बस दिल्ली चला गया तो हिमाचल प्रदेश चला गया, दूसरा प्रदेश चला जाता है। अपना बिहार में है कुछ नहीं, ये तो करेगा यहाँ रखे कुछ। अगला है गरीबी। इतना गरीबी फैला हुआ है ना, कहने बात नहीं, गरीबी ही तो सबसे खत्म है। बोलते हैं खराब विधि व्यवस्था। आज हमारा बिहार जो पिछड़ा है ना, सबसे पता क्या है, सबसे बड़ा जो जड़ इसका है वो कौन है, नेता लोग है। सही से विधि व्यवस्था देखता ही नहीं है। सबको पता है, हम लोग को भी पता है, आप लोग को भी पता है, सरकार को भी पता है कि बिहार के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। कभी हुआ है क्या? अरे कम से कम मान लीजिए आपका 5 साल का कार्यकाल है, यदि मान लिया जाए 5 साल में यदि आप 2 बार अगर आ जाते हैं ना स्कूल घूमने के लिए कि कौन कौन जो है ना बच्चों को पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, तो टीचर सब डर से पढ़ाएगा। लेकिन आप लोग तो आते नहीं है, सरकार सब आते नहीं है, बस जो मास्टर का काम है तो
मैडम सब चाय पीती है और एकदम आराम से घर का गप्पे मारती है, इससे बच्चा का विकास क्या होगा? कुछ नहीं विकास होने वाला। बोलते हैं खराब विधि व्यवस्था, हमारा बिहार का विधि व्यवस्था ही क्या है? बिल्कुल खराब है। तो क्या करें? कुशल प्रशासन का अभाव, यहाँ का जो प्रशासन वो कुशल नहीं है, यहाँ का जो नेता है ना यहाँ का कुशल नहीं है। अरे कम से कम ऐसा मुखिया भी गांव में होना चाहिए ना, जो कम से कम बगल में अगर स्कूल है तो जाके पूछे स्कूल में जाके हेडमास्टर से, क्या सही से आप बच्चे खाना वाना खिलाते हैं स्कूल में, या सही से पढ़ाई होती है? नहीं पूछता है, बस अपना काम बनता कहीं जा जनता, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर ना हमारा कुशल प्रशासन नहीं है, जो जैसा प्रशासन चाहिए, जैसा सक्षम प्रशासन चाहिए वैसा नहीं है। जितने के बाद सब क्या करते, जितने प्रशासन होते जितने के बाद, चाहे हमारा ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया सरपंच हो या फिर ऊपर लेवल का अगर बोलेंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात करेंगे, सब जितने के बाद जो है ना अगला इलेक्शन का जो है ना पहले व्यवस्था करना शुरू कर देता है। तो क्या होगा हमारा बिहार का? तो इन सभी कारणों से हमारा बिहार क्या है? बिहार हमारा पिछड़ा हुआ है। यदि हम चाहें कि बिहार को पिछड़ापन दूर किया जाए तो सबसे पहले जनसंख्या को रोकना पड़ेगा। जो आदमी बच्चा पैदा करता है ना 10 टू 15 टू 20 टू, उसको रोकना पड़ेगा। क्योंकि देखते हैं ना खाने वाला क्या वो है, 10 टू खाने वाला है बेटा बेटी, कमाने वाला एगो बुढ़वा है, तो कहां से हुआ? और से रोजगार भी नहीं मिलता है। चले आते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। आखिर हम बिहार को तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं? क्या नहीं छोड़ सकते हैं। अब उसको जो ना दूर करना के पिछड़ापन को दूर कैसे किया जाए, तो आइए दूर करते हैं। बोलता है जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या समझते हैं ना, जो बच्चा पैदा होता है उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। भाई एगो बेटा बेटी हुआ मतलब दूगो हुआ, बस उस पर नसबंदी करवा लीजिए, ना जनसंख्या फैलेगा, ना आपको कमाने का टेंशन रहेगा, थोड़ा भी कमाइएगा ना, बच्चों को अच्छा से आप पढ़ा सकते हैं। ढेरी बेटा बेटी रहेगा तो किसको पढ़ाएगा, किसको कॉन्वेंट में पढ़ाइएगा? तो इसलिए ना अगर थोड़ा बाल बच्चा रहेगा तब आसानी से उसका शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे सकते हैं, अपना परिवार पे ध्यान दे सकते हैं, अपना फैमिली पे अच्छा तरह से नजर रख सकते हैं। यदि मान लीजिएगा आपको मान लीजिए आपको 8 गो बेटा है, 4 गो बेटी है या 16 गो बेटी है, सब मिला मान लीजिए आपको 20-25 गो है, तो फिर आप क्या कीजिएगा? आप उसको खिलाते खिलाते कहानी खत्म हो जाएगा आपका। अरे समझ में। कृषि का तेजी से विकास, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े तो कृषि को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, कृषि को अच्छे अच्छे उन्नत किस्म का बीज देना पड़ेगा, कृषि को आगे बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा बिहार में 80% लोग कृषि वाले काम करते हैं, 20% जो लोग होता है ना जो कि बाहर में जाके कमाते हैं, बाकी 80% लोग कृषि वाला काम करते हैं। यदि इस पर और थोड़ा बल दिया जाए, इसको और प्रोत्साहन दिया जाए, लोन दिया जाए, अच्छा खाद बीज दिया जाए तो अच्छा फसल होगा, तो आस्ते आस्ते मेरा बिहार की स्थिति सुधर सकता है। अगला है बाढ़ पर नियंत्रण। सरकार को चाहिए कि जहां जहां पे फसल होता है, जहां पर कि बांध वगैरह है, कि उस बांध को अगर बांध दिया जाए तो वो फसल बच जाएगा, तो ऐसा काम करना चाहिए। उसको बांध देंगे तो क्या होगा कि पहले तो जो किसान सब है उसका खेती तो डूबने से बच जाएगा, दूसरा क्या होगा उसी बांध के जरिए वो मछली वगैरह मार के जो है ना वो अपना जीवन यापन कर सकता है, तो उसको डबल फायदा होगा, मछली भी मार के खा लेगा, खेती भी उसका हो जाएगा। और देखते हैं कहीं कहीं नहर है, बाढ़ पानी आया, बांध है नहीं है, पूरा फसल बस गया, डूब गया, क्या करे किसान? कुछ कर सकता है क्या? वो तो हमारा प्राकृतिक आपदा है, उसको तो रोक नहीं सकते हम। वो बोलता है कि बाढ़ पे क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण, मतलब रोक लगाना पड़ेगा। अब मोटा मोटा बांध जगह जहां पे बांध की आवश्यकता है वहां पर बांध लगाना पड़ेगा, बांध बांधना पड़ेगा। अगला है आधारिक संरचना का विकास, यानी कि बिहार की सरकार को चाहिए कि आधारिक संरचना को प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे कि गांव शहर में रोड बनना चाहिए, अच्छा स्कूल का व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल में अच्छा टीचरों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद जो है ना यातायात का जो साधन है वो अच्छा होना चाहिए। ये हमारा क्या होता है? आधारिक संरचना होता है, जिसके आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं। उद्योगों का विकास, यानी कि सरकार को चाहिए कि बिहार में ऐसे ऐसे जगह में फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री का स्थापना करना चाहिए जहाँ की मजदूर जाके अपना काम कर सके, वहां से 2 पैसा कमाकर अपना परिवार को पोष सके। लेकिन मजदूरों को रोजगार देने के लिए क्या होना चाहिए? एक बड़े बड़े फैक्ट्री का स्थापना होना चाहिए, जिससे कि सरकार को तो फायदा होगा फैक्ट्री से, साथ में फैक्ट्री में काम करके मजदूरों का भी जीवन उपार्जन चल जाएगा। अगला है गरीबी दूर करना। तो गरीबी दूर कैसे करेंगे? कि सब काम और करेंगे ना, काम करेंगे फैक्ट्री में तो पैसा होगा तो गरीबी दूर हो जाएगा। शांति व्यवस्था की स्थापना करना, बिहार में शांति नहीं है, इसको शांति करना पड़ेगा, एकदम शांति स्थापना करना पड़ेगा। ठीक है, शांति कब स्थापित होगा? जब लोगों को रोजगार मिलेगा तभी ना शांति स्थापित होगा।
स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। भैया अगर चाहते हो ना कि हमारा बिहार आगे बढ़े तो क्या चाहिए, स्वच्छ और ईमानदार नेता चाहिए, प्रशासन चाहिए। आजकल तो साला यो रोड अति लाइनों में चलते हैं ना, रेलवे लाइन में अगर पकड़ लेता है ना इकट्ठे 5,000 2,000 टीटी क्या करता है, काट देता है। बदल लीजिए, कोई राह नहीं दिखाता है। तो कुशल प्रशासन होना चाहिए भैया। बोलता है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी केंद्रों में जो भी मतलब संसाधन है उसका अधिक से अधिक जो है ना मतलब जनता में मतलब लोगों में देना चाहिए। केंद्र में ही रहेगा, केंद्र सरकार के पास ही रहेगा तो फिर रखे क्या फायदा है। तो बिहार को सुधारने के लिए हम लोग को इतना चीज पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज पता है क्या है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, इस पर ध्यान है ना। हम दो हमारे दो, देखिए है ना, हम दो हुए ना जी, अब हमारे दो भी होना चाहिए, चुन्नू मुन्नू है ना, बेसी नहीं, को से को 3 कर लीजिए। चल अगला है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। भाई इसलिए मिलना चाहिए कि बिहार जो गिरा पिछड़ा राज्य है इसको विशेष ध्यान देना चाहिए ना। बोलता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद खनिज बहुमूल्य क्षेत्र जो है ना झारखंड में चले गए। यानी कि 15 नवंबर 2000 को जब बिहार झारखंड एक दूसरे से अलग हुआ तो लगभग जितना आपका खनिज वाला चीज था, उद्योग चीज था, वो कहां चला गया, झारखंड चला गया। तो हमारा बिहार में बचा क्या, खाली जमीन बचा और कृषि वाला क्षेत्र बचा और गाछ वृक्ष बचा। और बिहार के पास केवल क्या बचा, उर्वरक भूमि बचा तथा कुछ उद्योग रह गया। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या का कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा गरीबी जैसी अनेक समस्याएं उपस्थित है हमारे बिहार में। अक्सर बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है, याद रखना है, उत्तरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से क्या होता है, तबाह रहता है। तो दक्षिणी भाग जो है ना सूखा से ग्रस्त रहता है। पिछले साल 2008 में कोसी की भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा था बिहार वासियों को। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर व्यवस्था के साधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। यानी जितना बिहार वासियों के पास संसाधन है, जितना पैसा कौड़ी है, उससे इसका पूर्ति नहीं हो पा रहा है बिहार को बचाने के लिए। तो इसलिए क्या चाहिए, सरकार को विशेष ध्यान इस पर देना चाहिए। इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों से की जा रही है कि बिहार पे विशेष ध्यान दिया जाए भाई, कि बिहार पिछड़ा राज्य है, यहाँ बिहार पे इतने जो ना अच्छे मुख्यमंत्री सब होते हैं ठीक है ना, तो बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन बिहार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेने का मतलब देने का मांग किया जा रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका ना जितना टॉपिक था इकोनॉमिक्स का पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर पर आएंगे, और जितना आपका बुक में क्वेश्चन आंसर होगा सब हम करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अच्छा क्लास कैसा लगा। तब तक मिलते हम लोग कल, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।